फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल इजी सोशल साइंस बाय विशाल कुमार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी की चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर पर मेरा एक वीडियो पहले भी आ गया है जिसमें मैंने भूमि के ऊपर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दूसरे मुख्य टॉपिक मृदा के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी एक समरी बना दी ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ और याद कर सकें, और इस समरी की सहायता से आप इस चैप्टर के नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो हमारी भूपर्पटी है, हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, उसके ऊपर असंगठित दानेदार कणों का एक आवरण, एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम मृदा कहते हैं। आसान शब्दों में आप उसे मिट्टी के नाम से भी जानते हो। मृदा या मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। वास्तव में मिट्टी या मृदा क्या होती है? जो चट्टानें, पत्थर जो होते हैं, उनके टूटने फूटने, चूरा होने से जो चूर्ण का निर्माण होता है, वही मृदा होती है। उस मृदा का जो दूसरा मुख्य तत्व होता है वो होते हैं जैव पदार्थ। जो वनस्पति आवरण, पेड़ पौधे या जीव जंतु गल सड़कर जो उनके जैविक अवशेष बच जाते हैं, वही ह्यूमस या जैव पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उन चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूरा बना और वो जो जैव पदार्थ या ह्यूमस हुए, उनका मिश्रण ही मृदा होती है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना फूटना, चूरा होना ही अपक्षय होता है। अपक्षय में भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं, उनका चूरा करते हैं। अपक्षय के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे 7th क्लास का जो 3rd चैप्टर वाला वीडियो है जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, उसको देखें। उसमें मैंने अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है, मृदा बनने की जो प्रोसेस होती है, वो बहुत धीमी होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम मिट्टी को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं, जनक चट्टानें, हमने अभी बताया था कि मिट्टी, चट्टानों या पत्थरों के टूटने फूटने से, उनके चूरा होने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो जिन चट्टानों के टूटने फूटने से वहाँ की मिट्टी बनी है, उन्हें जनक चट्टानें या पैतृक चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों या पत्थरों के टूटने फूटने से जो चूरा बनता है, वह यह दूसरे नंबर पर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। इसमें इन चट्टानों के मोटे मोटे कण भी मौजूद होते हैं। जो ये तीसरा ऊपरी वाला हिस्सा है, इसे बालू, गाद या क्ले के साथ उपमृदा कहा जाता है। इसमें जो इन चट्टानों का जो बारीक चूर्ण होता है वो होता है। इसके साथ इसमें क्ले यानी चीका मिट्टी भी होती है। इसके अंदर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी परत दिखाई गई है। यहाँ पर जो सबसे ऊपरी परत, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें इन पैतृक चट्टानों का जो चूरा या मिट्टी होती है, उसके अलावा इसमें ह्यूमस भी बड़ी मात्रा में होता है, जैविक पदार्थ भी बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि इन वनस्पति पेड़ पौधों के गलने सड़ने से वो यही मिट्टी में मिलती रहती है और इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम भी करती है। तो हमने इस डायग्राम में देखा कि इन मिट्टी की 3 परतों में जो सबसे निचले वाला हिस्सा होता है वो पैतृक चट्टानों का होता है, जनक चट्टानों का होता है, जिसमें वो चट्टानें या वो पत्थर पाए जाते हैं जिनके टूटने फूटने, चूरा होने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके जो ऊपरी वाली परत होती है वो उस अपक्षयित यानी इस चट्टानों के टूटने फूटने से जो मोटे चूर्ण बने हैं, मोटे टुकड़े बने हैं, वो होते हैं। उसके ऊपर फिर सबसे ऊपर जो बारीक चूर्ण होता है वो होता है। उसमें ह्यूमस या जैविक पदार्थ भी यहाँ मिले होते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार की वनस्पति पनपती या उगती है। चलिए आगे चलते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम मृदा निर्माण को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो क्या क्या निर्धारण करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनक शैलों की। मैंने अभी भी
बताया था कि जनक शैल क्या होती हैं। जनक शैल या पैतृक शैल वो चट्टानें या वो पत्थर होते हैं जिनके टूटने फूटने चूरा होने से वहां की मिट्टी का निर्माण हुआ है। जिन चट्टानों के टूटने फूटने चूरा होने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, उस मिट्टी में उन चट्टानों के खनिज और अन्य गुण पाए जाते हैं। उस मिट्टी का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता, ये सब वो जनक शैल निर्धारित करती है। जैसे आग्नेय शैलों से बनने वाली मिट्टी का रंग काला होता है, क्योंकि आग्नेय जो शैल होती हैं वो गहरे रंग की होती है ना। और दूसरा, आग्नेय शैलों में बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए उससे बनने वाली मिट्टी भी खनिज पदार्थों से भरपूर होगी। पारगम्यता से मतलब है उस मिट्टी में हवा या पानी के गुजरने या हवा या पानी के जाने की जो शक्ति होती है, उसे पारगम्यता कहा जाता है। जैसे बालू मिट्टी में आसानी से पानी या हवा आर पार चली जाती है, नीचे की ओर चली जाती है, तो उसकी पारगम्यता ज़्यादा होती है। जबकि जो चीका मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसमें उसके कण बारीक होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं, इसलिए पानी आसानी से उसको पार नहीं कर पाता, उसकी पारगम्यता कम होती है। तो वो भी जनक शैलों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। किसी भी सतह का सरफेस कैसा है, कि उसकी सतह कैसी है, वो समतल है या ढालू है, ये उस मृदा के संचय को, उस मृदा के वहाँ जमा होने को निर्धारित करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ढाल अधिक होती है, वहाँ मिट्टी की मोटाई अधिक नहीं होती, क्योंकि वहाँ मिट्टी का ज़्यादा संचय नहीं हो पाता है। ढाल के कारण हवा या जल वहाँ मिट्टी की परत को या मिट्टी को बहाकर नीचे समतल इलाकों की ओर ले जाती है, इसीलिए पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी की मोटाई कम मिलती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु, तापमान और वर्षा मिलकर वहां होने वाले अपक्षय और ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं, जिनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। हमने जाना था कि अपक्षय के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूर्ण बनता है, और ह्यूमस यानी वो जैविक पदार्थों के बचे हुए अवशेष, ये दोनों मिलकर ही मृदा का निर्माण करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु और तापमान वहाँ होने वाले अपक्षय और ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक तापमान होता है, वहाँ दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण चट्टानें गर्म होकर फैलती हैं, और रात में मौसम ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर चट्टानें सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टान आपस में चटक कर टूटकर चूरा होती है। इस पर वहाँ अपक्षय की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु नम है, आर्द्रता अधिक है, तो वहाँ पर ज़्यादा वनस्पति, पेड़ पौधे या जीव जंतु मिलते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी जैव पदार्थ भी ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार जलवायु, तापमान और वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और मिट्टी निर्माण की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। इसके पश्चात है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, प्राणी या सूक्ष्म जीव वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे तो वहाँ पर ये सामान्य सी बात है कि ह्यूमस की मात्रा भी या जैविक पदार्थों की मात्रा भी मिट्टी में ज़्यादा मिलेगी। मिट्टी में मिलने वाले जो सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं, वो इन पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अवशेषों को गलने सड़कर मिट्टी में मिलने की दर को तेज कर देते हैं। इस प्रकार किसी भी मिट्टी के आसपास मिलने वाले वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी वहाँ की मिट्टी के ह्यूमस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। समय एक और महत्वपूर्ण कारक है जो मिट्टी निर्माण को या मिट्टी के संचय को प्रभावित करता है। हमने जाना था कि 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में भी सैकड़ों वर्ष लगते हैं, यानी जितना अधिक समय किसी क्षेत्र की मिट्टी को हुआ होगा, उतनी अधिक ज़्यादा मात्रा में, उतनी अधिक मोटाई में वहाँ पर मिट्टी की परत हमें देखने को मिलेगी। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मृदा का निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या होता है? मिट्टी के उपजाऊ गुणों का ह्रास हो जाना, यानी मिट्टी में जो गुण है वो नष्ट हो जाना, उनका विनाश हो जाना मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। यानी मृदा में जो खनिज पदार्थ या जैविक तत्व के द्वारा जो गुण हैं
वो नष्ट हो जाते हैं, उसे मृदा का निम्नीकरण कहा जाता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों के द्वारा मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा निम्नीकरण के कारक वनोन्मूलन यानी वनों का नष्ट होना है, वनों का हटना है। अगर मिट्टी के ऊपर से पेड़ पौधे और वनों की परत हट जाती है और मिट्टी आसानी से अपरदित हो सकती है, आसानी से उस स्थान पर से नदी या वायु के द्वारा बहाकर ले जाई जा सकती है। अतिचारण, अतिचारण के ऊपर भी मैंने एक बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अतिचारण यानी अगर हम किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पशुओं को चराते हैं तो पशु उस क्षेत्र की वनस्पति, पेड़ पौधों, घास फूस को खाकर खत्म कर देते हैं, और इसके अलावा पशु के चलने से जो उनके खुर होते हैं उनकी मार से वहाँ की मिट्टी की पकड़ भी ढीली हो जाती है, जिसके कारण आसानी से हवा के साथ या पानी के साथ वहाँ की मिट्टी के उपजाऊ तत्व बह जाते हैं और मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, फसलों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। बार बार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से उस मिट्टी का जो प्राकृतिक उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है और मिट्टी अपने आप अपने उपजाऊ शक्ति को नहीं बढ़ा पाती। ये भी मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। वर्षा दोहन, बहुत अधिक तेज वर्षा होने पर जब पानी बहता है तो वो मिट्टी की ऊपरी परत जो रहती है जिसमें जैविक तत्व और खनिज तत्व होते हैं उसको बहा ले जाता है। इस प्रकार मिट्टी बंजर हो जाती है। भूस्खलन, भूस्खलन मिट्टी की जब या भूमि का जब ऊपरी हिस्सा है वो बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर नीचे की ओर धंस जाता है, जमीन में समा जाता है या वहाँ गड्ढा हो जाता है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो भूस्खलन कहलाती है। भूस्खलन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस चैप्टर का मेरा पहला वीडियो जिसके ऊपर मैंने भूमि के ऊपर बात की है उसको देखिए। और बाढ़ है, जब नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर मैदान की ओर बहने लगती है, उसका पानी फैल जाता है। जब बड़ी मात्रा में नदी में पानी होता है तो वो अपने तटबंधों को तोड़ देता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। तो ऐसे बाढ़ आने पर भी पानी अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी की उपजाऊ परत को बहा ले जाता है। तो इस सब कारणों से मृदा निम्नीकरण होता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के उपाय क्या हैं? तो मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, मल्च बनाना। मल्च बनाना यानी पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो मल्च बनाने का अर्थ होता है मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसके ऊपर वनस्पति के आवरण से उसको ढक देना, यानी उसके ऊपर पेड़ पौधे, घास फूस या अन्य वनस्पति लगा देना, मिट्टी को खाली ना छोड़ना, ताकि वो जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को थामे रहे। इसके अलावा वनस्पति का आवरण मिट्टी की आर्द्रता को भी बनाए रखता है, नमी को भी बनाए रखता है, जिसके कारण उसका अपरदन नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है वेदिका फॉर्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिकाएं तीव्र ढालों पर, तेज ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है। इसको समझने के लिए आप इस चित्र को देखिए। पहाड़ी ढलान के ऊपर, जैसे ये पहाड़ी ढलान है, इसके ऊपर इसको काट काट कर हम सीढ़ी नुमा ऐसे छोटे छोटे मैदानों का निर्माण करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो बहता हुआ जल है वो उसकी गति कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो मृदा का अपरदन नहीं करता। इसके दो फायदे, एक तो हमें खेती के लिए यहाँ पर ज़मीन भी उपलब्ध हो जाती है, दूसरा वो इस पानी की गति को भी मंद कर देता है, जिससे मृदा अपरदन का काम कम होता है और मृदा की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। वरना तेज गति से बहता हुआ जल मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाएगा और वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, उसका निम्नीकरण हो जाएगा। हम पहाड़ों पर ऐसे उसकी ढलानों को काट काट कर छोटे छोटे मैदानों का निर्माण कर लेते हैं। इसे वेदिका फॉर्म बनाना या वेदिका कृषि या सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ जो पानी बहेगा वो उसकी गति कम हो जाएगी। अगर ऐसी सीधी ढलान रहेगी तो वहाँ पर तेजी से पानी बहेगा और बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव करेगा। परंतु इस प्रकार से वेदिका फार्म अगर बना दिए जाते हैं तो पानी की गति मंद हो जाती है और हमें खेती के लिए जमीन भी उपलब्ध हो जाती है और मृदा अपरदन भी नहीं होता है। तीसरा तरीका है समोच्चय रेखीय जुताई। पहाड़ी ढलानों पर समोच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई की जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर अब ये नीचे की ओर अगर मैं ऐसे ढलान के साथ साथ अगर अपने खेतों में जुताई करूं, हल चलाऊं, तो ये एक प्रकार की नालियां जैसी बन जाएंगी, जिसके कारण पानी बड़ी तेजी से नीचे की ओर बहेगा।
परंतु यदि मैं इसके विपरीत समोच्चय रेखाओं के समानांतर अगर मैं जुताई करता हूँ, जैसे ये पहाड़ी है ना, इसमें मैं समानांतर रेखाओं के अनुरूप इस प्रकार अगर मैं अपने खेतों में जुताई करता हूँ तो ये प्राकृतिक रूप से छोटी छोटी अवरोधिकाएं बन जाएगी और बहता हुआ जल इन अवरोधिकाओं को पार करने के कारण उसकी गति मंद हो जाएगी और वो मृदा का अपरदन नहीं करेगा। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर ढाल के अनुरूप सीधे ऐसे जुताई करने की बजाय ढाल के विपरीत समानांतर रेखाओं में ऐसे जुताई की जाती है ताकि वो अपरदन को रोक सके। अगला पॉइंट है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए, हवा की गति को मंद करने के लिए एक कतार में वृक्षों को लगा दिया जाता है ताकि मृदा आवरण को रोका जा सके, मृदा आवरण को बचाया जा सके। अक्सर तटीय या मैदानी इलाकों में जहाँ बहुत तेज गति से हवा चलती है, तो जब तेज गति से हवा सीधी आए तो वो बड़ी मात्रा में मृदा की ऊपरी परत को हटा ले जाते हैं, अपने साथ बहा ले जाती है। मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वो उसके साथ उड़ जाते हैं, तो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहती। तो अगर हम ऐसे क्षेत्रों में एक कतार के अंदर बड़ी मात्रा में वृक्ष लगा दें तो वो उस हवा के लिए एक दीवार का काम, एक अवरोध का काम करते हैं और उनसे टकराकर हवा की गति मंद हो जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को उतना मात्रा में नहीं उड़ा ले जाती, अपने साथ नहीं बहा ले जाती। इस प्रकार रक्षक मेखलाएं बनाकर भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ये विधि मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तेज गति से हवा चलती है वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अगला है समोच्चय रेखीय रोधिकाएं। ये कुछ समोच्चय रेखीय जुताई की तरह ही है। इसमें भी हम जो पहाड़ी इलाकों में ढाल के विपरीत ऐसे समानांतर रेखाओं में रोधिका यानी छोटी छोटी दीवारों का निर्माण करते हैं। जैसे हम खेतों में मेड़ बनाते हैं, उसी प्रकार हम इसमें पहाड़ी ढलान पर इस ढलान के विपरीत दिशा में, समानांतर दिशा में छोटी छोटी मेड़ का, छोटी छोटी दीवारों का यानी रोधिकाओं का निर्माण करते हैं ताकि वो पानी की गति को मंद कर दे और अपरदन को कम करे। अगला पॉइंट है चट्टान बांध। जो छोटी छोटी नदियां या नाले बहते हैं उनके पानी के प्रवाह को मंद करने के लिए उन पे जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चट्टान बांध बनाने चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए, जिससे कि उन नाले और पानी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाए और वो अपरदन का काम कम करे। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मृदा अपरदन को रोकता है, मृदा निम्नीकरण को रोकता है। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। कभी भी मिट्टी की जो परत होती है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई फसल या पेड़ पौधे वनस्पति उगाए रखनी चाहिए। अक्सर हम खेतों को एक या दो फसल लेने के पश्चात खाली छोड़ देते हैं, परंतु उस थोड़े से समय में भी हम कोई सब्जी या अन्य प्रकार की छोटी मोटी फसल उगाकर उसको मृदा अपरदन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि पौधे की जड़ें जो होती है वो मिट्टियों को बांधे रखती है तथा नमी को भी बनाए रखती है, जिसके कारण वर्षा अपरदन नहीं हो पाता। तो इन सभी उपायों को अपनाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।